हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की विज्ञान की बुक से चैप्टर नंबर 12 1 हमारी जीवन रेखा। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 11 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स को भी मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप चाहें तो आप अपने बुक में भी हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ लिखा है वन हमारी जीवन रेखा। वन किसे कहते हैं? वन जंगल को कहते हैं। यहाँ पर वन को हमारी जीवन रेखा कहा गया है। क्यों? क्योंकि वन से ना सिर्फ हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं बल्कि वन हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है, जिससे कि सभी जानदार ऑक्सीजन का यूज़ करके ज़िंदा रहते हैं। जब हम अपने आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो हमें क्या नज़र आता है? हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो कि जंगल से मिलने वाले उत्पाद से ही बनी होती हैं। जैसे कि लकड़ी से बनी हुई बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे कि प्लाईवुड, ईंधन की लकड़ी, बक्से, कागज़, माचिस की तीलियाँ और फर्नीचर हो सकते हैं। ये सभी चीज़ें किससे बनी होती हैं? ये सभी चीज़ें लकड़ी से बनी होती हैं। और लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है? लकड़ी हमें वन से मिलती है। गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधीय पादप यानी कि जड़ी बूटी भी वनों से प्राप्त उत्पाद हैं। यानी कि गोंद भी हमें कहाँ से मिलती है? जंगल से। तेल भी हमें जंगल से मिलता है। मसाले, जंतुओं का चारा और औषधीय पादप जैसे कि जड़ी बूटी है वो भी हमें वनों से मिलते हैं। तेल कैसे मिलते हैं? जो पौधों से प्राप्त होने वाले तेल होते हैं, जैसे पौधों में बहुत सारे बीज होते हैं, बीजों से तेल मिलते हैं। तो ये सभी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? जंगल से हमें मिलते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि आखिर इतने सारे पेड़ पौधों को किसने लगाया? इसका आंसर है प्रकृति में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं। यानी कि नेचर में वृक्ष क्या करते हैं? इतनी बीज उत्पन्न करते हैं जिससे कि पौधे उग जाएं। वन की भूमि उनके अंकुरन और नवोद्भिद और पौध में विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं। नवोद्भिद का मतलब होता है बीजों से निकलने वाले छोटे छोटे पौधे। जो वन की भूमि होती है, जंगल की जो ज़मीन होती है, ऐसे बीजों के अंकुरन के लिए, छोटे छोटे पौधों के लिए और पौधे में विकसित होने के लिए यानी कि बड़े पौधे में विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं। जंगल की जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है, नमी रहती है और इसके अलावा और भी अनुकूल परिस्थितियां होती हैं जिससे कि जो बीज होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं, उनमें से अंकुरन निकलती है और उसके बाद वो पौधों में बदलते हैं। इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं और कुछ बीज जब अंकुरित होते हैं उनमें से पौधे निकलते हैं, बड़े होते हैं। तो कुछ बीज क्या होते हैं कि वो वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं, वो वृक्ष बन जाते हैं। किसी वृक्ष का शाखीय भाग तने से ऊपर उठ जाता है जो शिखर कहलाता है। यानी कि किसी पेड़ का जो मेन ब्रांच होता है वो तने से ऊपर उठ जाता है जो शिखर कहलाता है। वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं? यह वितान यानी कैनोपी कहलाता है। यहाँ लिखा है कि जंगल में ऊंचे ऊंचे जो पेड़ होते हैं उनकी शाखाएं कम ऊंचाई के पेड़ों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं। और इसे क्या कहते हैं? इस तरह के ऊंचे पेड़ को जो दूसरे पेड़ के ऊपर एक छत की तरह दिखाई देते हैं, इसे वितान यानी कि कैनोपी कहते हैं। वृक्षों के शिखर की आकृति और आमाप यानी साइज में परस्पर भिन्न होते हैं। जब आप किसी ऊंची जगह पर चढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो पेड़ है उनकी परतें कहीं ऊंची हैं और कहीं नीची हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वृक्ष होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनके शिखर की जो आकृति होती है, ये जो पेड़ के शिखर हैं इनकी जो आकृति होती है वो अलग अलग होती है। यानी कि एक पेड़ की शिखर की आकृति आमाप दूसरे पेड़ की शिखर की आकृति और आमाप से अलग होती है। यही वजह है कि किसी वन में यानी किसी जंगल में अलग अलग ऊंचाइयों पर 36 परतें बनी होती हैं। इन्हें अधोतल कहते हैं। विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं जिनके नीचे झाड़ियां और ऊंची घास की परतें होती हैं और सबसे नीचे की परत शाख बनाती है। यहाँ लिखा है कि जो विशाल और ऊंचे वृक्ष होते हैं उनके जो शीर्ष होते हैं, ये क्या है? ये शीर्ष है। इनके जो शीर्ष होते हैं वो शीर्ष परत बनाते हैं जिनके नीचे झाड़ियाँ होती हैं और ऊंची घास की परतें होती हैं और सबसे नीचे क्या होता है? सबसे नीचे की परत शाख बनाती है। विभिन्न
जलवायवीय परिस्थितियों के कारण वृक्षों और अन्य प्रकार के पादपों की किस्मों में भिन्नता पाई जाती है, यानी कि अलग अलग जलवायवीय परिस्थितियों की वजह से वृक्षों और अन्य प्रकार के पादपों की किस्मों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। यानी कि कहीं कहीं क्लाइमेट अलग अलग होता है, तो उसकी वजह से जो जंगल होते हैं उनमें पाए जाने वाले पेड़ भी अलग अलग होते हैं, और इस तरह के जंगल में पाए जाने वाले जो जानवर होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। जंतुओं के प्रकार भी विभिन्न वनों में भिन्न होते हैं, और जो जंतु होते हैं उनके वो भी अलग अलग वनों में अलग अलग होते हैं। सभी जंतु, चाहे वो शाकभक्षी हों अथवा मांसभक्षी, अंततः भोजन के लिए पादपों पर ही डिपेंड होते हैं। यानी कि चाहे जो भी जंतु हो, चाहे कोई भी जंतु हो, कोई भी जानवर हो, चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, वो भोजन के लिए पौधों पर ही डिपेंड होते हैं। जो जीव पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है, और इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है। यह लिखा है कि जो जानवर पौधों को खाते हैं, ऐसे जानवरों को दूसरे ऐसे जानवर खाते हैं जो कि मांस खाते हैं। यानी कि अगर हिरन पौधा खा रही है तो हिरन को कौन खाएगा? हिरन को शेर खाएगा। तो हिरन क्या है? शाकाहारी, और शेर क्या है? मांसाहारी। और इस तरह से ये क्रम चलता रहता है। उदाहरण के लिए घास को कीटों द्वारा खाया जाता है, जिन्हें मेढक खा लेते हैं। मेढक को सर्प खा लेते हैं। इसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। यहाँ लिखा है कि एग्जाम्पल के लिए घास को कीट खा लेते हैं, और कीटों को मेढक खा लेते हैं, और मेढक को सर्प खा लेते हैं, और सर्प को कौन खाता है? सर्प को गीध, चील ये खा लेते हैं। और जब ये गीध और चील मर जाते हैं तो फिर उनके जो बॉडी होती है वो मिट्टी में मिक्स हो जाती है, और फिर वो डिकम्पोज हो जाते हैं, और जो मिट्टी है फिर उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो पौधे हैं उसमें ग्रो होते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। यहाँ लिखा है घास को कौन खाता है? कीट। कीट को कौन खाता है? मेढक। मेढक को कौन खाता है? सर्प यानी सांप। और सांप को कौन खाता है? उकाब यानी कि गरुड़। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबद्ध होती हैं। जंगल में बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, और ये सभी खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है तो यह अन्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है। यानी कि अगर किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई रुकावट होती है तो ये दूसरे खाद्य श्रृंखला को भी प्रभावित करता है। वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर होता है। यदि हम वन के किसी घटक जैसे वृक्ष को अलग कर दें तो इससे अन्य सभी घटक प्रभावित होते हैं। यहाँ लिखा है जंगल का हर एक भाग दूसरे भागों पर डिपेंड होता है। अगर हम जंगल के किसी एक घटक को अलग कर दें, जैसे कि वृक्ष को अलग कर दें, तो इससे अन्य सभी घटक प्रभावित होते हैं। आसानी से देखे जा सकने वाले इन जीवों के अतिरिक्त यहाँ अनेक जीव और सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो मृदा के भीतर रहते हैं। जब आप किसी डिकम्पोज हुए पत्ती को देखते हैं, जैसे कि कोई सूखी पत्ती है और वो सड़ गल गई है, जब आप उसे उठाकर देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, मशरूम होते हैं। तो ये किस तरह से उस पे रहते हैं, पत्ती पर किस तरह से रहते हैं। तो ये जो जीव जंतु हैं वो आसानी से देखे जा सकने वाले जीव जंतु हैं, और इन जीवों के अतिरिक्त यहाँ अनेक जीव और सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं। मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव मृत पादपों और जंतु उत्तकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे ह्यूमस कहते हैं। यहाँ लिखा है कि मशरूम और दूसरे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मरे हुए पेड़ पौधे और मरे हुए जानवर उत्तकों को खाते हैं, और उन्हें यानी कि जो मरे हुए पादप होते हैं, जंतु होते हैं, उन्हें खाते हैं और एक गहरे रंग के पदार्थ में बदल देते हैं। और इस गहरे रंग के पदार्थ को क्या कहा जाता है? ह्यूमस कहा जाता है। ह्यूमस क्यों ज़रूरी है? ह्यूमस की मात्रा जब मिट्टी में होती है, अच्छी मात्रा जब ह्यूमस की अच्छी मात्रा जब मिट्टी में होती है तो मिट्टी क्या होती है? मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। इसलिए ह्यूमस ज़रूरी होता है। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। जो सड़े गले और मरे हुए
पादप होते हैं, पौधे होते हैं और जो मरे हुए जंतु होते हैं, उनके मृत शरीर को ह्यूमस में बदलने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अपघटक कहा जाता है। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस तरह के जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो जंगल में इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। ह्यूमस की उपस्थिति ये सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। यानी कि जो ह्यूमस है उसकी उपस्थिति ये सुनिश्चित करती है कि जो मरे हुए पौधे हैं, मरे हुए जानवर हैं, उनके पोषक तत्व किस में मिल जाते हैं? उनके पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। जिस मिट्टी में ह्यूमस होती है उससे ये समझ में आता है कि उसमें मृत पादप और मृत जंतुओं के पोषक तत्व होते हैं। वहाँ से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और मिट्टी से ही ये पोषक तत्व दोबारा से सजीव पादपों के जड़ों के जरिए सोख लिए जाते हैं। जो पौधे होते हैं दोबारा से इन्हें सोख लेते हैं और वो ग्रो करते हैं। मृत जंतु गिद्धों, कौवों, गीदड़ों और कीटों का भोजन बन जाते हैं। जो मरे हुए जानवर होते हैं वो गिद्धों का भोजन बन जाते हैं, कौवों का भोजन बन जाते हैं, गीदड़ों का भोजन बन जाते हैं और कीटों का भोजन बन जाते हैं। यानी कि गीध, कौवा, गीदड़, कीट ये सभी किसे खाते हैं? ये सभी मरे हुए जानवर को खाते हैं। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है और इस तरह से पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है जिससे जंगल में कुछ भी बेकार नहीं जाता है। यानी कि मिट्टी में ह्यूमस मिली हुई होती है, यानी कि पोषक तत्व होते हैं और मिट्टी से ही पोषक तत्व को पेड़ पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, वो ग्रो करते हैं और उन्हें शाकाहारी जानवर खाते हैं। और शाकाहारी जानवर को कौन खाते हैं? मांसाहारी जानवर खाते हैं। और फिर जब वो मर जाते हैं, मृत जंतु जो होते हैं वो दोबारा से डिकम्पोज हो जाते हैं और उनके पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी में मिलने से वो ह्यूमस में बदलते हैं और फिर जो पौधे होते हैं दोबारा से इस ह्यूमस से पोषक तत्व लेते हैं और वो ग्रो करते हैं। तो ये जो पोषक तत्वों का चक्र है वो चलता रहता है जिससे कि जंगल में कुछ भी बेकार नहीं जाता है। पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। यह लिखा है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस के जरिए ऑक्सीजन फ्री करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इस तरह पौधे जंतुओं के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में सहायक होते हैं। ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। कौन करते हैं? पौधे ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। जो कि पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो चूँकि पौधे ऑक्सीजन फ्री करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, इस तरह से वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। और जो पौधे हैं वो वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं। इसलिए वनों को हरे फेफड़ा कहा जाता है और इसलिए चूँकि जो पौधा है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखता है, इसलिए वनों को हरा फेफड़ा कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पौधे हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और इसे जंतु लेते हैं और जंतु कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और इसे पादप लेते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि वन वर्षा में किस तरह से सहायक होते हैं। वृक्ष अपने मूलों से जल अवशोषित करते हैं और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प निर्मुक्त करते हैं। यानी कि पेड़ अपने जड़ों से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और जितना पानी का ज़रूरत होता है वो उसका यूज़ करते हैं और बाकी पानी को वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प यानी वाटर वेपर निर्मुक्त करते हैं और इस तरह से वायुमंडल में जलवाष्प होता है और बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों की संख्या अगर कम होती तो क्या होता? वन केवल पादपों और जंतुओं का आवास ही नहीं है, वन क्षेत्र में अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं। यह लिखा है, जंगल सिर्फ पौधों और जानवरों का आवास ही नहीं है, वन क्षेत्र में यानी कि जंगल क्षेत्र में अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटी भी रहते हैं। इनमें से कुछ विभिन्न जनजातियों के हो सकते हैं, इनमें से अलग अलग जनजातियों के हो सकते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के हो सकते हैं। ये लोग अपनी अधिकतर आवश्यकताओं के लिए वनों पर
निर्भर करते हैं और ये जो कम्युनिटी होते हैं ये अपनी ज़रूरतों के लिए ज़्यादातर जंगलों पर डिपेंड होते हैं। वन उन्हें भोजन, आश्रय, जल और औषधियाँ प्रदान करते हैं। जंगल कम्युनिटी को भोजन प्रोवाइड करते हैं, आश्रय, जल और औषधियाँ प्रदान करते हैं। वन क्षेत्र में रहने वाले ये लोग वहाँ के अनेक औषधीय पादपों के बारे में जानते हैं, यानी कि जंगल में रहने वाली जो कम्युनिटी होती है जंगल में पाए जाने वाले औषधीय पादपों के बारे में जानते हैं, यानी कि ऐसे पादपों के बारे में जानते हैं जिनसे कि दवाइयाँ बनती हैं। सघन झाड़ियाँ और ऊंची घास जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करती हैं। ये उन्हें वन में रहने वाले मांसभक्षी जीवों से सुरक्षा भी प्रदान करती है। जंगल से और क्या फ़ायदे होते हैं? जो घने झाड़ियाँ होती हैं, जंगल में जो घनी झाड़ियाँ होती हैं और ऊंचे घास होते हैं, जंतुओं को भोजन प्रोवाइड करती हैं और आश्रय प्रदान करती हैं। ये उन्हें वन में रहने वाले मांसभक्षी जीवों से सुरक्षा भी प्रदान करती है। घनी झाड़ियाँ और ऊंचे घास जानवरों को वन में रहने वाले मांसभक्षी जीवों से यानी मांसाहारी जीवों से सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। वन अधिकारी वन में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी उनकी लीद और पद चिन्हों के आधार पर करते हैं। जंगल के जो अधिकारी होते हैं वो जंगल में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी किससे देते हैं? जानवरों की जो लीद होती है और उनके पैरों के जो चिन्ह होते हैं उन्हीं के आधार पर कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी देते हैं। जंतु भी कुछ पादपों के बीजों को प्रकीर्णित करते हैं। इस प्रकार जंतु वनों में पादपों को वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में सहायक होते हैं। कुछ जानवर क्या होते हैं कि उनके बॉडी के साथ पौधों के बीज चिपक जाते हैं और वो जानवर जहाँ जहाँ जाते हैं बीज वहाँ गिर जाते हैं और वहाँ फिर एक नया पौधा ग्रो करता है। इस तरह से कुछ जानवर पादपों के बीजों को प्रकीर्णित करते हैं। इस तरह से जानवर जंगल में पौधों को वृद्धि करने और उनके दोबारा जनन में सहायक होते हैं। जंतुओं का क्षयमान गोबर नवोद्भिदों को उगने के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करता है। जानवरों के जो गोबर होते हैं, जो डिकम्पोज गोबर होते हैं, वो बीजों से निकलने वाले जो नए पौधे होते हैं उनको उगने के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। पादपों की अधिक किस्मों को आश्रय देकर वन शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ लिखा है कि पौधों की अधिक किस्मों को आश्रय देकर वन शाकाहारी जंतुओं को, यानी कि जो जंगल है वो शाकाहारी जानवरों को भोजन और आवास के लिए ज़्यादा अवसर प्रदान करते हैं। शाकाहारियों की अधिक संख्या का अर्थ है विभिन्न प्रकार के मांस भक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता। चूँकि वन शाकाहारी जानवरों को भोजन प्रोवाइड करते हैं, आवास प्रोवाइड करते हैं, इस तरह से शाकाहारी जो जानवर होते हैं उनकी संख्या बढ़ती है और उनकी संख्या का बढ़ने का मतलब ये है कि अलग अलग तरह के जो मांस खाने वाले जो जानवर होते हैं, यानी कि जो मांसभक्षी जानवर होते हैं, अलग अलग तरह के जानवर होते हैं जो मांस खाते हैं, उनके लिए भोजन ज़्यादा अवेलेबल होती है। क्यों? क्योंकि वो शाकाहारी जानवरों को भोजन के रूप में खाते हैं। जंतुओं की विविध किस्में वन के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती है। जो जानवरों की अलग अलग किस्में होती हैं वो वन के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती है। और इसमें सहायक कौन होता है? अलग अलग तरह के जानवर, जैसे कि अपघटक, जो कि दूसरी जो पत्तियां होती हैं या मरे हुए जानवर होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं। अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। जो अपघटक होते हैं वो जंगल में उगने वाले पौधों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में मदद करते हैं, क्योंकि वो सड़े गले पौधे को डिकम्पोज करते हैं, जानवरों के मृत शरीर को डिकम्पोज करते हैं और पोषक तत्वों को मिट्टी में मिलाते हैं। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है और इस तरह से जंगल एक गतिक यानी कि लगातार चलने वाली सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। यहाँ एक हिंट दी गई है, इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यदि वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ेगा। अगर जंगल बर्बाद होंगे तो वायु में हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी जिससे कि जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। पेड़ों और पादपों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद्य और आश्रय नहीं मिलेगा। अगर पेड़ नहीं रहेंगे, पौधे नहीं रहेंगे, इनकी अनुपस्थिति में जानवरों को खाना नहीं मिलेगा और आश्रय नहीं मिलेगा। पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा जल को नहीं बांध पाती है जिससे बाढ़
आती हैं। जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांधे रखती है और मिट्टी क्या करती है, वो जल को बांधे रखती है। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो जो मिट्टी है वो जल को नहीं बांध पाती है, जिससे कि बाढ़ आती है। हमारे जीवन और वातावरण के लिए वन अपरोपण घातक है, यानी कि हमारी ज़िंदगी के लिए और वातावरण के लिए पेड़ों को बर्बाद करना घातक है। सोचिए हम वनों को संरक्षित करने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, यानी कि हमें ये सोचना होगा कि हम जंगल को बचाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं और उसे अवस्रावित होने देते हैं। जंगल क्या करते हैं, बारिश के पानी को वो प्राकृतिक तरीके से अवशोषक का कार्य करते हैं, यानी कि वो प्राकृतिक तरीके से पानी को सोखते हैं और उसे अवस्रावित होने देते हैं, ज़मीन के अंदर जाने देते हैं। ये वर्ष भर भौम जल स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। जो जंगल होता है वो साल भर ज़मीन के अंदर के जो पानी का लेवल होता है उनको बनाए रखने में सहायक होता है। वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है। जो जंगल है वो ना सिर्फ बाढ़ों को कंट्रोल करने में सहायक होते हैं बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को, जल के बहाव को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, जिससे हमें जल की लगातार आपूर्ति मिलती रहती है। इसके विपरीत यदि वृक्ष ना हो तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिरकर आसपास के क्षेत्र में भर सकता है। इसके उल्टा अगर पेड़ ना हो तो जो बारिश का पानी है वो सीधे भूतल पर यानी ज़मीन पर गिरकर आसपास के क्षेत्र में भर सकता है। तेज वर्षा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकती है और चूँकि आसपास के क्षेत्र में जब वर्षा का पानी भर जाएगा तो बाढ़ आ सकती है। तेज वर्षा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुँचा सकती है, यानी कि अगर तेज बारिश होती है तो जो मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत होती है उसको भी नुकसान हो सकता है। वृक्षों तथा अन्य पौधों के मूल सामान्यतः मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मृदा वर्षा जल के साथ बह जाती है, अर्थात उसका अपरदन हो जाता है। जो पेड़ होते हैं और दूसरे पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को एक साथ बांधे रखते हैं, लेकिन अगर पेड़ ना हो, पौधे ना हो तो जो मिट्टी है वो बारिश के पानी के साथ बह जाती है, यानी कि उनका अपरदन हो जाता है। मिट्टी के बहाव को, मिट्टी के कटाव को ही अपरदन कहा जाता है। यदि हम समझदारी से काम लें तो हम वनों और पर्यावरण को संरक्षित रखने के साथ साथ विकास कार्य भी कर सकते हैं। अगर हम समझदारी से काम लें तो हम जंगलों को और पर्यावरण को बचाए रखने के साथ साथ विकास कार्य भी कर सकते हैं। वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। जंगल हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। वे मृदा की सुरक्षा करते हैं और अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। जंगल मिट्टी की सुरक्षा करते हैं और बहुत सारे जानवरों को आश्रय प्रदान करते हैं। वन आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का उचित स्तर बनाए रखने में सहायक होते हैं। जो जंगल होते हैं वो आसपास के क्षेत्रों में, जंगल के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर वर्षा का उचित स्तर बनाए रखने में सहायक होते हैं। वन औषधीय पादपों, काष्ठ और अनेक अन्य उपयोगी उत्पादों के स्रोत हैं और जंगल से हमें औषधीय पादप मिलते हैं, लकड़ी मिलती है और बहुत सारी उपयोगी चीज़ें मिलती हैं। और ये सारी जो उपयोगी उत्पाद हैं उनके स्रोत कौन हैं? उनके स्रोत जंगल हैं और जंगल से ही हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इस तरह से जंगल से हमें बहुत सारे उत्पाद मिलते हैं। हमें अपने वनों को संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए और हमें अपने जंगलों को बचाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करती रहनी चाहिए, क्योंकि जंगल से हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं और अगर जंगल नहीं रहेंगे तो हमें बहुत सारा नुकसान हो सकता है, पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। इसीलिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जंगल को बचाएं, हम अपने जंगल को संरक्षित करें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।